Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are studying the 10th chapter from Home Science class 12th and this is a revision video. We have already discussed 6 questions from this chapter. इससे पहले की वीडियो में हमने चिल्ड्रन के बारे में और यूथ के बारे में पढ़ लिया था। हमने देख लिया था कि क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं चिल्ड्रन के लिए और हमने ये भी देख लिया था कि यूथ क्यों वल्नरेबल है। आज के वीडियो में हम यूथ के प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम एल्डरली के बारे में पढ़ेंगे, उनके लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे भी हमने चिल्ड्रन के बारे में बात की थी। टोटल 6 क्वेश्चन वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है? डिस्क्राइब द प्रोग्राम्स फॉर यूथ। यूथ के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनको डिस्क्राइब करना है आपको। ठीक है, पहला है द नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि NSS। NSS aims at involving college level student in programs of social service and national development। देखो इसमें NSS के थ्रू क्या किया जाता है, इसमें जो यूथ होते हैं ना उनको सोशल सर्विस में इन्वॉल्व कराया जाता है। उनको सिखाया जाता है कि कैसे लोगों की आप सेवा कर सकते हो, कैसे सोसाइटी को आप सर्व कर सकते हो, कैसे आप नेशनल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो रोड, स्कूल बिल्डिंग या विलेज में कोई पॉन्ड, टैंक, इनका कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो यहाँ पे भी यूथ को लाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, उनसे सर्विसेज ली जाती है ताकि यूथ के अंदर एक समझ आए कि उन्हें क्या करना है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट लाइक ट्री प्लांटेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम लेक, डिगिंग पिट्स। देखो होता क्या है कि और फिर ऐसी एक्टिविटीज़ भी बच्चों से मतलब यूथ से करवाई जाती हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो, इकोलॉजी हमारी इम्प्रूव हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है? पेड़ लगवाए जाते हैं, जो वीड्स होते हैं लेक्स में उनको हटवाया जाता है, गड्ढे खुदवाए जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनसे यूथ को क्या मिलता है? एक तरह से कह सकते हो उनको जॉब भी मिल जाती है, उनको इसका कुछ पैसा भी मिलता है और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आती है। उनको समझ में आता है कि सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू हाइजीन एंड सैनिटेशन, ऐसी एक्टिविटीज़ में भी इनको शामिल कराया जाता है। फैमिली वेलफेयर, चाइल्ड केयर। देखो बहुत बड़े लेवल पे जो इम्यूनाइजेशन वाले प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, फैमिली वेलफेयर, चाइल्ड केयर के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उसमें भी यूथ क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग इन क्राफ्ट, टेलरिंग, निटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेटिव्स। जो भी ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, क्राफ्ट से रिलेटेड, टेलरिंग से रिलेटेड या निटिंग से रिलेटेड, उनमें भी यूथ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं या अपने अपने लेवल पे उनके पास जो भी स्किल्स है उसको वहाँ पे वो लगा रहे हैं, दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे यूथ ऐसे भी हो सकते हैं जो सर्विसेज को ले रहे हैं। NSS स्टूडेंट ऑल्सो रेंडर असिस्टेंस टू लोकल अथॉरिटीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग of various relief and rehabilitation programs to meet the needs of the economically and socially weaker sections of the community। NSS के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो लोकल अथॉरिटीज़ की हेल्प भी कर सकते हैं वेरियस प्रोग्राम्स को चलाने में। अगर कोई रिलीफ से रिलेटेड प्रोग्राम चलाया जा रहा होता है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा होता है, तो उसमें लोकल अथॉरिटीज़ की मदद कर सकते हैं ये NSS स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि NSS क्या होता है। इसमें बेसिकली कॉलेज लेवल के स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाता है जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू इन्वॉल्व देमसेल्फ ऑन a whole time basis for a short period of 1 or 2 years in program of national development mainly through नेहरू युवा केंद्र। देखो नेहरू युवा केंद्र
हमारी कंट्री में बहुत सारे हैं, इनके थ्रू यूथ को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो भी नेशनल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। They are involved in program of adult education, establishment of youth clubs, organization of work camps, youth leadership training programs, vocational training, promotion of rural sports and games, etc. तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं जो नेहरू युवा केंद्र में चलाए जाते हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं? इसमें यूथ क्लब्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा होता है, एडल्ट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही होती है, कैंप्स लगाए जा रहे होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही होती है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही होती है। तो यहाँ पे इन यूथ को इन्वॉल्व किया जाता है उनकी एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। अगर यूथ पढ़े लिखे हैं तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कहीं पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो ट्रेनिंग ले भी सकते हैं, ठीक है। The Nehru Yuva Kendras also aim to enable the non-student youth of rural areas to contribute to development in rural areas. तो बहुत सारे ऐसे यूथ भी हैं जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, जो कि स्टूडेंट नहीं है, स्कूल नहीं जा पाए हैं किसी कारण से, तो उनको भी रूरल एरिया में हो रहे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही मिलेगा मौका। These activities are organized for the purpose of helping the non-student youth acquire literacy and numeracy skills for self-reliance, upgrade their functional capabilities and make them aware of possibility of their development, thus making the youth functionally efficient, economically productive and socially useful. तो ये जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही होती है ना, इनका पर्पस क्या होता है, क्यों ये कराई जा रही है ऑर्गेनाइज? क्योंकि जो ऐसे यूथ हैं जो कि नॉन स्टूडेंट हैं, जो स्कूल नहीं जा पाए हैं, उनको सेल्फ रिलायंस हो, उनको पता चले खुद की वैल्यू, उनके अंदर जो स्किल्स है वो डेवलप हो, इन्हेंस हो, और साथ ही साथ उनकी खुद की कैपेसिटी पता चले, उनको खुद की डेवलपमेंट करने के लिए तरीके पता चले, ठीक है, वो खुद को इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बना पाएँ, सोशली यूज़फुल बना पाएँ, इसीलिए ये प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और इसमें यूथ को ही शामिल किया जाता है। मतलब ट्रेनिंग देने वाले भी यूथ ही होते हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग लेने वाले भी यूथ ही होते हैं। हो सकता है यूथ के थ्रू एडल्ट लोगों को भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही हो, ठीक है, ऐसे मतलब एडल्ट लोग जो कि स्कूल बचपन में नहीं जा पाए उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, और ये सब काम भी यूथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ एडवेंचर। देखो कुछ यूथ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, तो गवर्नमेंट इनको भी प्रमोट करती है, उनको तरह तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। मैनी यूथ क्लब्स एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ लाइक माउंटेनियरिंग, हाइकिंग, एक्सप्लोरेशन for collection of data, study of flora and fauna in the mountains, forests, deserts and seas, swimming, cycling, etc. by using the financial assistance provided by the government for promotion of adventure. तो इसमें देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि यूथ के लिए प्रोग्राम्स चलाओ ताकि हमें पता चले कि यूथ कितने एडवेंचरस हैं, यूथ को खुद पता चले कि वो कितने ज़्यादा एडवेंचरस हैं, ठीक है। These activities are aimed at encouraging the spirit of adventure, risk-taking, cooperative teamwork, capacity of read and vital response of challenging situations and endurance among the youth. ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनसे क्या होगा, इनसे जो यूथ है ना उनके अंदर एक एडवेंचरस स्पिरिट आएगी, वो रिस्क लेना सीखेंगे, वो कोऑपरेटिव टीम वर्क करना सीखेंगे, उनको खुद की समझ होगी, वो हर चैलेंजिंग सिचुएशन में रिस्पॉन्स करना सीखेंगे, उनको समझ आएगा कि अच्छा ये सिचुएशन आई है तो इसमें मुझे कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर आएगी, यूथ के अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों की बात नहीं हो रही, यूथ की बात हो रही है। उसके बाद है स्काउट एंड गाइड्स। आपने देखा होगा स्कूल्स में भी अक्सर स्काउट एंड गाइड वाले आते हैं,
The government provides financial support for training scouts and guides, organizing rallies, etc. तो इसमें गवर्नमेंट जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है कि स्काउट्स और गाइड्स को ट्रेनिंग दो, रैलीज ऑर्गेनाइज कराओ. These aim at developing the character of boys and girls to make them good citizens by inculcating in them a spirit of loyalty, patriotism and thoughtfulness for other. तो इसका एम क्या होता है, क्यों स्काउट और गाइड कराया जाता है? ताकि जो लड़के लड़कियां हैं उनको पता चले कि कैसे वो एज अ गुड सिटीज़न अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा सिटीज़न बन सकते हैं, कैसे वो अपने देश के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति लॉयल्टी दिखा सकते हैं, देशभक्ति दिखा सकते हैं और दूसरों के बारे में सोच सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें स्काउट गाइड प्रोग्राम में बताई जाती हैं. It also promotes balanced physical and mental development and inculcates a desire for social service. और ये जो स्काउट गाइड है ना, ये फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये बच्चों के अंदर एक सोशल सर्विस का डिज़ायर जगाता है, ठीक है. उसके बाद फिफ्थ है कॉमनवेल्थ youth programs. India is participating in the Commonwealth youth programs, which is aimed at making the youth participate in development processes of their respective countries. ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है. यहाँ पे जो यूथ होते हैं वो अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है. अंडर दिस प्रोग्राम 3 रीजनल सेंटर्स फॉर एडवांस स्टडी इन यूथ वर्क हैव बीन सेट अप इन इंडिया, चंडीगढ़, जाम्बिया एंड गुआना. तो 3 रीजनल सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पे यूथ वर्क की स्टडी कराई जाती है, ठीक है. जैसे सोशल वर्क होता है ना कि सोसाइटी के लिए काम होता है, वैसे ही यूथ वर्क की भी स्टडी होती है जिसमें यूथ के लिए काम कराया जाता है. तो ये तीनों सेंटर्स 3 जगह पे खोले गए हैं, एक तो इंडिया में, एक जाम्बिया में, एक गुआना में. इंडिया में जो चंडीगढ़ है वहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है. इसका एम देखो क्या होता है, इसका एम ये होता है कि यूथ अपनी कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट करे, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेट करे. तो हर कंट्री का यूथ इसमें पार्टिसिपेट करता है. उसके बाद है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. देखो इसमें क्या होता है, इसमें कैंप्स और सेमिनार लगाए जाते हैं ताकि हमारी कंट्री का अगर यूथ किसी एक स्टेट में रह रहा है तो वो दूसरे स्टेट्स में जाए और वहाँ के कस्टम्स को समझे, वहाँ की हेरिटेज को समझे, ठीक है, वहाँ की हिस्ट्री को, वहाँ के इन्वायरमेंट को समझे, वहाँ के लोगों को समझे. तो इस तरह से यूथ्स के लिए ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें कैंप्स लगाए जाते हैं, सेमिनार्स लगाए जाते हैं, जहाँ पे एक स्टेट का यूथ दूसरे स्टेट को समझ सकता है, वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझता है, वहाँ की हेरिटेज को समझता है, वहाँ की हिस्ट्री को समझता है, वहाँ के कस्टम्स को समझता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने समझे प्रोग्राम्स जो कि यूथ के लिए चलाए जा रहे हैं. एक बार देख लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स थे. सबसे पहला था NSS, नेशनल सर्विस स्कीम. दूसरा था नेशनल सर्विस वॉलेंटियर स्कीम जिसमें नेहरू युवा केंद्र थे. उसके बाद है प्रमोशन ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर को प्रमोट किया जाता है. उसके बाद है स्काउट एंड गाइड. फिफ्थ है कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम. सिक्स्थ है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर एल्डरली वनरेबल. देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि यूथ क्यों वनरेबल है, क्या क्या उनके लिए किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. अब बात आती है एल्डरली की, जो बूढ़े लोग हैं वो क्यों वनरेबल हैं. देखो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से एल्डरली को एक वनरेबल ग्रुप कहा जा सकता है. सबसे पहला तो हेल्थ है. इस एज में बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. दूसरा है आइसोलेशन. देखो जो इस उम्र में जो हमारे एल्डरली होते हैं ना वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, उनको लगने लगता है कि वो बर्डन है अपनी फैमिली के लिए. नेक्स्ट इज एल्डरली आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द यंगर जनरेशन. इसकी वजह से भी वो वनरेबल होते हैं. एजिंग हैज़ बिकम अ मेजर सोशल चैलेंज. देखो होता क्या है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, या कोई भी पर्सन जब बूढ़ा हो जाता है तो वो सोशली उतना एक्टिव नहीं हो पाता. तो इस वजह से भी वो वनरेबल कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता.
ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से एल्डरली को वनरेबल कहा जा सकता है। अब है व्हाट आर द प्रोग्राम्स फॉर द एल्डरली। तो ये जो वनरेबल एल्डरली है इनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले है ओल्ड एज होम्स। यहाँ पे इनके लिए फूड, केयर और शेल्टर प्रोवाइड कराया जा सकता है। ऐसे एल्डरली जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चों ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया है, उनके लिए ओल्ड एज होम्स हैं जहाँ पे उनको फूड, केयर, शेल्टर प्रोवाइड कराया जाता है। रेस्पाइट केयर होम्स एंड कंटिन्यूअस केयर होम, ये जो होम्स होते हैं ये उन ओल्डर पर्सन्स के लिए होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, जिनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, वो भी कंटिन्यूअस नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे रखा जाता है। फिर है मल्टी सर्विस सेंटर्स फॉर ओल्डर पर्सन्स टू प्रोवाइड डे केयर, एजुकेशनल एंड इंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ केयर एंड कंपेनियनशिप। यहाँ पे देखो क्या किया जाता है, यहाँ पे डे केयर भी दी जाती है ओल्डर पर्सन्स को, यहाँ पे उनको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कराई जाती है, एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही साथ हेल्थ केयर भी मिलती है, और यहाँ पे ये लोग अच्छे से दोस्त वोस्त भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अकेलापन भी महसूस नहीं करते। उसके बाद है मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेडिकल सर्विसेज जाके उनके पास दी जाती है। जो भी बैकवर्ड एरियाज़ में एल्डरली रह रहे होते हैं या जो रूरल या आइसोलेटेड एरियाज़ में रह रहे होते हैं, वहाँ पे उनको मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स से मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनके पास जाके मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। फिर है डे केयर सेंटर्स फॉर अल्जाइमर्स डिजीज़, डिमेंशिया पेशेंट्स टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड डे केयर। ऐसे एल्डरली जो कि एल्जाइमर के पेशेंट हैं या जो डिमेंशिया मतलब जिनका दिमाग अच्छे से काम वाम नहीं कर रहा है, उनको भी डे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। फिर है हेल्प लाइन्स एंड काउंसलिंग सेंटर्स फॉर ओल्डर पर्सन्स। इनके लिए काउंसलिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं, हेल्प लाइन भी प्रोवाइड कराई गई है, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स भी बनाई गई हैं, अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स फॉर ओल्डर पर्सन्स एंड केयर गिवर्स। देखो दोनों लोगों को, ओल्डर पर्सन्स को भी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, और जो उनका केयर गिवर है, जो भी उनको केयर दे रहा है, उनका बेटा बेटी जो भी है, उसको भी अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जाती है कि वो कैसे उन लोगों की केयर करे। ठीक है, और ओल्डर पर्सन्स को भी बताया जाता है कि वो कैसे थोड़ी थोड़ी करके खुद की केयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंसिटाइजिंग प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देखो यहाँ पे जो चिल्ड्रन और यूथ होते हैं ना, उनको सिखाया जाता है कि कैसे वो ओल्डर पर्सन्स की केयर कर सकते हैं। उनके अंदर थोड़ी सी सेंसिटिविटी जगाई जाती है ना, कि आप उनको भी कुछ समझो, उनसे भी प्यार करो। ठीक है, फिर है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम NOAPS। इसमें क्या किया जाता है, जो बूढ़े लोग हैं ना, उनको पेंशन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्त होती है कि जो ओल्डर पर्सन है वो उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो। ठीक है, तो ये जो बेनिफिशियरी है जिसको भी ये पेंशन मिलनी है, उसको 65 ईयर्स से ऊपर का होना पड़ेगा। ठीक है, 65 ईयर्स से कम के हैं तो उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उसके बाद इनको प्रूफ भी देना होगा अपनी एज का, अपने डेस्टिट्यूट स्टेटस का, कि मतलब मेरे पास कोई घर नहीं है या मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो ये सब उनको सबूत देना होगा, तब जाके वो पेंशन पा सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऐड टू द अमाउंट फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो भी अपनी तरफ से कुछ अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर सकती है। इसके बाद है डिस्क्राइब द नॉलेज एंड स्किल्स यू विल नीड इन ऑर्डर टू परस्यू अ करियर इन मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ, एल्डरली। देखो अब हमने तीनों वनरेबल कैटेगरीज को तो पढ़ लिया कि क्यों ये लोग वनरेबल हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स इन लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई पर्सन इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो इस फील्ड में करियर बनाने के लिए क्या क्या स्किल और एबिलिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो है पीपल स्किल। पीपल स्किल क्या होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाना आना चाहिए, आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना आना चाहिए।
ठीक है। देखो, रनिंग और वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इंटरेक्टिंग विद पीपल इन डिफरेंट रोल्स एंड फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहते हो जो कि यूथ, एल्डरली और चिल्ड्रन के लिए चलाई जा रही हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो लोग हैं ये डिफरेंट बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के हिसाब से बात करना सीखो, आपको बात करना आए। ठीक है। द फॉलोइंग आर सम ग्रुप्स ऑफ पीपल यू आर लाइकली टू इंटरेक्ट। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं जहाँ पे आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बताए गए हैं। पहला है कम्युनिटी। आपको पूरी कम्युनिटी से हो सकता है इंटरेक्ट करना पड़े। आप जब भी किसी प्रोग्राम के बारे में उनको बता रहे हो तो आपको उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। द प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी बात करना आनी चाहिए। आपको अगर लोन चाहिए, आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो जिसके लिए आपको गवर्नमेंट से कोई हेल्प चाहिए, लोन चाहिए, तो आपको उन लोगों से भी बात करना आना पड़ेगा। द ऑफिशियल्स ऑफ इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात करनी पड़ेगी आपको। पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे जो भी पीपल हैं जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं या जिनके अंडर में आप काम कर रहे हो, आपको उनसे बात करनी आनी पड़ेगी। तो ये होती है पीपल स्किल, जब आपको इंटरेक्ट करना आता हो। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। रनिंग और मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम इन्वॉल्व्स हैंडलिंग फाइनेंसेस, रिक्रूटिंग पर्सनल, रेंटिंग स्पेस, बाइंग इक्विपमेंट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड स्टॉक्स। देखो, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो या उसको मैनेज कर रहे हो तो आपको फाइनेंसेस को हैंडल करना आना पड़ेगा, आपको रिक्रूटमेंट करनी आनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको स्पेस के बारे में पता होगा, आपको स्पेस को खरीदना आना चाहिए, स्पेस को रेंट पे लेना आना चाहिए, इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे उनको ख़रीदना है, कैसे उनको मेंटेन करना है, क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे मेंटेन करना है। तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई स्किल्स की। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। देखो, आपने होम साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, ठीक है, होम साइंस में, या कह सकते हो इसको आजकल फैमिली और कम्युनिटी साइंस भी बोला जाता है। सोशल वर्क में भी आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं, या कोई अगर सोशल साइंस है जहाँ पे आप ग्रेजुएट हैं तो आप उस इस फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है। फिर कुछ कोर्सेज हैं जो आप करके इस फील्ड में आ सकते हो। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन एनजीओ मैनेजमेंट, अगर एनजीओ मैनेजमेंट में आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है। डिप्लोमा इन यूथ डेवलपमेंट वर्क, यूथ डेवलपमेंट वर्क में अगर आपने कोई डिप्लोमा लिया है तो आप भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं, आप यहाँ पे करियर अपना बना सकते हैं। उसके बाद है व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू समवन हु इज़ प्लानिंग टू सेट अप हर हिज ऑन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन, यूथ, एल्डरली। आप किसी ऐसे पर्सन को जो कि एक खुद का इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है, उसको आप क्या एडवाइस दोगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये बताओगे, आप उसको स्कोप ही तो बताओगे कि हाँ देखो खोलो, ये स्कोप है, ये चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोग्राम यू विश टू बी इन्वॉल्व विथ और योर ऑन इंक्लिनेशन, द फील्ड ऑफर अ वेराइटी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो आप उसको बताओगे कि कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपका खुद का क्या विश है, आप क्या चाहते हो, किस तरह का प्रोग्राम खोलना चाहते हो, किन लोगों के लिए खोलना चाहते हो। उस हिसाब से आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, आप उसको ये बताओगे उस इंसान को। सेट अप योर ऑन इंस्टीट्यूशन फॉर सर्विस टू एनी टारगेट ग्रुप, आप अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो किसी ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, यूथ के लिए खोल सकते हो, या एल्डरली के लिए खोल सकते हो। बी अ मैनेजर इन एन स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन और अ प्रोग्राम, जो पहले से ही इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड हो या कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा हो, उसमें आप एज अ मैनेजर भी काम कर सकते हो। बी अ रिसर्चर कंसल्टिंग विथ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशन, आप जो प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें कंसल्टेंट का काम कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें भी रिसर्चर का काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे स्कोप्स हैं।
तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि मैम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवा दीजिए, तो वो मैंने करवा दिया, सब कंप्लीट हो गया। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहीं से बनेंगे। तो जो एक एक लाइन वाले, जो कह सकते हैं ना कि एक एक लाइन वाले क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, वो भी आपको इन्हीं में कवर हो जाएंगे। तो अच्छे से ये सारा पढ़ लेना। और जो बच्चे हिंदी के लिए डिमांड कर रहे हैं, हिंदी के नोट्स भी मैं अभी दूंगी, अभी हिंदी के क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड मैं करा दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।